दोस्तों, जो काम देश का समूचा विपक्ष 12 बरसों में नहीं कर पाया, वो काम जेन ज़ी ने सिर्फ 35 दिन में कर दिया। 35 दिन में कर दिया। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। अब जेन ज़ी मतलब 14 साल के बच्चों से लेकर 28-29 साल के बच्चे, और इन बच्चों ने जिस तरह से मोदी को झकझोर दिया, और आप यूं कह सकते हैं कि पहली बार मोदी को, इस बादशाह को घुटने में लिया है। देश नहीं, दुनिया चकित रह गई है। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सच यह है कि 25 जुलाई को अगर मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते तो 27 आते आते देश में कोहराम मच जाता, और 24 जुलाई की रात जब मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा और तमाम अधिकारियों ने देश भर की खबरें इनपुट उनके आगे रखी टेबल पर, और यह बताया कि जेन ज़ी 100 से ज्यादा शहरों में सड़कों पर है, स्थिति भयानक है और वो कूच कर सकता है, और साथ में किसान भी कूच कर रहे हैं। 27 तारीख 28 तारीख तक हंगामा हो सकता है, संसद घिर सकती है। उसके कुछ ही देर बाद मोदी का फोन जाता है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने को तैयार होते हैं। मैं 24 तारीख की रात की बात कर रहा हूं, और तभी मोदी पहली रील इंस्टाग्राम पर डालते हैं और एक तरह से जेन ज़ी के आगे सरेंडर कर जाते हैं। और सच ये भी है कि 24 तारीख की रात ही अमित शाह अड़ गए थे कि धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा होता है तो फिर इस्तीफों की शुरुआत होगी, सरकार संकट में और घिरेगी। लेकिन फिर मोहन भागवत का फोन पहुंचता है मोदी के पास, और जब उनको यह खबर लगती है कि अंदर से बीजेपी और आरएसएस में भी बेचैनी है, खलबली है, तो फिर वो मन बना लेते हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उसी रात ड्राफ्ट हो जाता है। सच ये है कि मोदी अगर थोड़ा सा भी लेट करते तो खुद उनकी कुर्सी फंस सकती थी। अगर इसको 72 घंटे और पोस्टपोन कर देते तो पता नहीं क्या हो जाता। सरकार की गिरने की नौबत आ सकती थी 72 घंटे के अंदर। अगर किसान भी दिल्ली को आके घेर लेते तो फिर बहुत अलग स्थिति बन सकती। दोस्तों, आखिर इन जेन ज़ी बच्चों में ऐसा क्या है कि जहां ये सड़कों पर उतरे, जहां ये इनकलाबी मूड में आए, तो दुनिया में कोई भी सरकार हो हिलने लगती। वो चाहे नेपाल हो जहां तख्ता पलट हो जाता है, वो चाहे बांग्लादेश हो जहां सरकार बदल जाती है, प्रधानमंत्री देश छोड़ देता है, या फिर हांगकांग हो जहां सत्ता हिल जाती है, या केन्या जहां सारा उथल पुथल एक ही रात में जेन ज़ी कर देता है। और हमारे देश में तो इस जेन ज़ी ने, इन बच्चों ने गजब ही ढा दिया। अगर 20 जुलाई को ये बच्चे जो भारी संख्या में थे संसद की तरफ बढ़ रहे थे, अगर 3-4 हजार की फौज नहीं होती, पैरामिलिट्री सीआरपीएफ नहीं होती, आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े जाते, पैलेट गन से फायर ना होता, तो ये भीड़ संसद के भीतर दाखिल हो सकती थी, और फिर उस दिन सत्ता का हिसाब भी हो सकता था। और दोस्तों, असली सवाल कि इस जेन ज़ी में, इन बच्चों में ऐसी कौन सी खूबी है, क्या खासियत है कि जहां चाहते हैं वहां इनको राह मिल जाती है, और जिसको चाहें अपने आगे झुका लेते हैं। प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन मेरा घर जाने का मन नहीं कर रहा। अब तो मोदी का भी चाहिए। दोस्तों, कोई भी सरकार हो, कोई भी रूलर हो, प्रधानमंत्री हो, नरेंद्र मोदी हो या कोई हो दुनिया, आखिर सरकारें इनके आगे क्यों झुक जाती, इनको टैकल क्यों नहीं कर पाती? कोई भी संस्था इनसे भिड़ क्यों नहीं पाती जेन ज़ी से? आखिर ऐसा क्या है? मैं कोशिश करूंगा इस बड़े सवाल की तह में जाने के कि आखिर क्यों मिस्टर मोदी या अमित शाह या उनका पूरा थिंक टैंक या आरएसएस या सारी ब्यूरोक्रेसी या मोदी का सिस्टम इन बच्चों को क्यों नहीं समझ पाए, पहले दिन से क्यों नहीं समझ पाए, और 35 दिन में ही तख्ता कैसे हिल गया मिस्टर मोदी का, इस पर मैं जाऊंगा। लेकिन कुछ बुनियादी बातें आपको भी समझनी जरूरी हैं। मिसाल के तौर पर, जैसे मैं हूं,
मैं अखबार के दौर में, रेडियो के दौर में मैं जन्म लेता हूँ। आप में से कुछ लोग होंगे जो न्यूज़ चैनल के दौर में पैदा होंगे, लेकिन ये जो क्लास है, ये जो बच्चे हैं, ये इंटरनेट की पीढ़ी, इंटरनेट में इन्होंने जन्म लिया है, जहां इनके हाथ में पहले से ही सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कुछ इनके आंखों के सामने था। अब चूंकि ये जो जनरेशन है 1997 से लेकर 2012 तक, ये इंटरनेट में ही इसने जन्म लिया है, तो इनकी पूरी दुनिया ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन ही दोस्ती होती है, ऑनलाइन ही पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, ऑनलाइन ही हंसी मजाक है, और ऑनलाइन ही ये राजनीतिक समझ भी बनाते हैं। और आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का अगर इनके पास कोई सोर्स है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है। पूछने से पहले ये ऑनलाइन पे चीज़ें चेक कर लेते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि सारी दुनिया ऑनलाइन पर सिमटी हुई है और इन्होंने कई पुरानी भ्रांतियां या भ्रम तोड़ दिए। मिसाल के तौर पर आज से कुछ साल पहले ऐसा माना जाता था कि कोई भी आंदोलन बिना लीडर के कामयाब नहीं हो सकता। यानी एक लीडर चाहिए, एक काडर चाहिए, तभी आंदोलन आगे बढ़ सकता है। वो चाहे जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो या फिर वो हाल फिलहाल का देखें तो अन्ना आंदोलन हो, बिना लीडर के आंदोलन नहीं चल सकता। लेकिन अगर आप जेनजी को देखेंगे तो हज़ारों इंस्टाग्राम ग्रुप चल रहे हैं, हालांकि बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी ये जाते हैं, और उसी ग्रुप से ये कहीं ना कहीं गाइड होते हैं। यानी इनको लीडर की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप कह सकते हैं कि आसमान में अक्सर हमने पक्षियों को उड़ते देखा है, और कभी कभी बिना नेता के पक्षी अपना रास्ता बदल लेते हैं, मंजिल पे पहुंच जाते हैं। पक्षियों को लीडर की जैसे ज़रूरत नहीं होती, इनको भी कोई लीडर नहीं चाहिए, कोई फॉर्मल लीडर नहीं चाहिए। और यही इस जेनजी आंदोलन का सबसे प्रमुख फीचर है। और इसीलिए जब 20 जुलाई को बच्चे सड़कों पर आए, संसद का घेराव करने लगे, उन पर आंसू गैस के गोले चलने लगे, उन पर पैलेट गन फायर होने लगी, उसमें से कई बच्चे घायल हो गए, और ये जब सारी खबरें इंस्टाग्राम दिखा रहा था तो पूरे देश में जेनजी सड़कों पर आने लगा। वो चाहे पटना हो, वो चाहे मुंबई हो, वो चाहे नागपुर हो या फिर हैदराबाद हो। अब अगर आप कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म देखेंगे होते हुए, तो ये भी बिल्कुल ऑनलाइन है, बिल्कुल इंटरनेट का जन्म है। दरअसल हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जो सत्ता के बहुत करीब दिखते हैं, इन्होंने एक सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी कर दी, एक रिमार्क कर दिया कि भाई ये जो बेरोजगार युवा हैं ये तो कॉकरोच है। और वहाँ से वो जो कॉकरोच शब्द था वो ऑनलाइन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड करने लगा, और ऐसा ट्रेंड किया कि बोस्टन में बैठे अभिजीत दीपके और उनके दोस्तों ने उस शब्द को जैसे पकड़ लिया, और फिर कुछ ही घंटों में मीम के सहारे, टूल्स के सहारे कॉकरोच जनता पार्टी बना दी, इंस्टाग्राम पे उसको एक पेज बना के डाल दिया, और फिर 4-5 दिन के अंदर लाख बच्चे उसको फॉलो करने लगे। और आप कह सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी की फॉलोइंग इतनी बड़ी हो गई कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, दुनिया की कोई पार्टी हो, इतने फॉलोअर्स किसी के पास नहीं थे जो हफ्ते भर में कॉकरोच जनता पार्टी को मिल गए। ये है इनकी इंटरनेट की ताकत, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ये सीजेपी जो भी हुआ अपने आप हुआ। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, आई डिडंट मीन टू स्टार्ट इट। और दोस्तों, इन बच्चों का तंज करने का तरीका, कटाक्ष करने का तरीका, विट और ह्यूमर, उसका भी कोई जवाब नहीं, अद्भुत है। वो भी सब कुछ ऑनलाइन तैयार हो जाता है। मिसाल के तौर पर जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, इन बच्चों की जीत हो गई, तो पहला जो मैसेज गया जंतर मंतर से वो ये था, बिग थैंक यू फॉर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर ये हमें कॉकरोच नहीं बोलते, ये आंदोलन नहीं होता, साइट नहीं बनती और हम सड़कों पर नहीं आते, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। यानी चीफ जस्टिस को थैंक यू कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा आपकी वजह से दे दिया। That the young people realized what is happening with them and became unafraid to come out on the roads. It was without his comment, this wouldn't have happened. We would like to thank the Chief Justice for awakening this nation. और दोस्तों, जब ये आंदोलन शुरू हुआ, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठ गए, दिन गुजरते गए, सरकार ने इनकी तरफ देखा नहीं, और सारे बच्चे जब मोदी जी से नाराज़ हो गए, तो फिर मोदी जी पर इन्होंने जो तंज शुरू किया
मुझे लगता है कि कभी नरेंद्र मोदी ने या अमित शाह ने या बीजेपी की किसी नेता ने सोचा नहीं होगा, कल्पना नहीं की होगी कि नरेंद्र मोदी को उनके घर से 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर या कनॉट प्लेस के बाजार पर जंतर मंतर संसद के चारों तरफ क्या क्या कहकर पुकारा जाएगा, क्या क्या कहा जाएगा। कोई मेलोनी के समोसे बेचने लगा, कोई दूध बेचने लगा, तो कोई ऐसा तंज करने लगा कि तीर सीधे दिल पर लगा होगा, अगर मोदी ने देखा होगा। मेलोनी के हाथ के समोसे ले लो। आप जो लिखा है उसको देखिए। और दोस्तों, जब ये बच्चे संघर्ष करने लगे, सड़क पर आ गए अपनी डिमांड्स को लेकर, और पुलिस जब सामने आ गई, तो ये बच्चे डरे नहीं, खौफ नहीं खाए, बल्कि शायद ये और ज़्यादा बेखौफ हो गए। कुछ तो पुलिस के आगे गाना गाने लगे, और कुछ तो ऐसी बच्चियां थी उसमें कि अकेले ही उसने पुलिस की बस रोक दी। आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं और ये एक आंदोलन है। जो ये तस्वीरें हैं, ये मुझे लगता है मुंबई के लोग याद रखेंगे। अब एक और अद्भुत रूप देखिए, ना सिर्फ मैसेजिंग ऑनलाइन हो रही थी, सोशल मीडिया के थ्रू हो रही थी, ना सिर्फ ये आंदोलन ऑनलाइन चल रहा था, बल्कि आंदोलन में जो लोग शामिल थे, जो बच्चे शामिल थे, जिनकी गिनती बढ़ती जा रही थी, 7-8 हज़ार तक पहुंच रही थी। अब आप सोचिए, 7-8 हज़ार बच्चे अगर इकट्ठे हो जाए जंतर मंतर के चारों तरफ, और दिन में भी और रात में भी वहीं पर टिके रहें, तो खाना पीना कैसे होगा। अब कोई इनका किचन नहीं चल रहा था, वहाँ भी ऑनलाइन जोमेटो से या जेप्टो से या बाकी ऑनलाइन सर्विसेज से इनका खाना पहुँच रहा था। कहीं बर्गर आ रहे हैं, कहीं पिज़्ज़ा आ रहा है, कहीं पर कॉफ़ी आ रही है, तो कहीं पर फास्ट फूड आ रहा है। और जंतर मंतर में ऐसा लग रहा था जैसे जोमेटो ने कोई एजेंसी खोल ली हो। मम्मी पूछ रही थी कि आप जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में जाके क्या मिला। मैंने कहा पहले तो चाय मिली, वो भी चाय उसकी, उसके बाद ये कोल्ड ड्रिंक मिली, उसके बाद एक गुड डे बिस्किट भी मिला, भाई साहब नमकीन भी मिली, पानी की बोतल भी दे रहे हैं। मतलब क्या पार्टी चल रही है यहाँ पर। तो और सबसे बड़ा पहलू ये था कि इन बच्चों ने पूरी गोदी मीडिया को, गोदी मीडिया चैनल्स को, अखबारों को पूरी तरह से इग्नोर किया, बॉयकॉट नहीं, इग्नोर कर दिया। और सबसे बड़ा सच ये कि पहला आंदोलन था जिसने गोदी मीडिया को किनारे करके सिर्फ सोशल मीडिया पर आंदोलन चला। इंस्टाग्राम पे आंदोलन चला, यूट्यूब पे आंदोलन चला, फेसबुक पे चला, और इसका इम्पैक्ट इतना था 20 जुलाई को जब छात्रों के साथ मारपीट हुई, बेरहमी से लाठीचार्ज हुई, सिर्फ 2-3 घंटों में पूरी खबर सोशल मीडिया के जरिए यूएस चली गई, अमेरिका चली गई, यूरोप चली गई, कई देशों की मीडिया इनको कवर करने लगी। और यही नहीं, वो चाहे यूरोप के कई शहर हो, पेरिस हो, एम्स्टर्डम हो, लंदन हो, या न्यूयॉर्क हो, वॉशिंगटन हो, हर जगह जो भी भारतीय मूल के लोग थे वो सब सड़कों पर आने लगे कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में, इन जेनजियों के सपोर्ट में। अब दोस्तों, अमूमन कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी अगर जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं क्राइसिस के मोमेंट पे, तो टेलीविज़न पे ही आते हैं, टेलीविज़न पे ही आके अनाउंस करते हैं। लेकिन ये जो ऑनलाइन इम्पैक्ट था, इंस्टाग्राम का बच्चों का इम्पैक्ट था, इतना ज़्यादा था जिसने गोदी मीडिया, न्यूज़ चैनल, अखबारों को किनारे कर दिया था। सब कुछ यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे ही हो रहा था, फेसबुक पे ही हो रहा था। प्रधानमंत्री को भी इंस्टाग्राम पर आना पड़ा। जब उन्होंने मन बना लिया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा देंगे, कंप्रोमाइज़ के मोड में आ गए, तो फिर नरेंद्र मोदी को भी समझौता करने के लिए इंस्टाग्राम पे ही रील डालनी पड़ी, फ्रेंड्स बोलना पड़ा। और यहाँ भी देखिए कि जब उन्होंने फ्रेंड्स बोला तो बच्चे बताने लगे कि अंकल कहाँ कहाँ आपने गलती कर दी, कैमरा कैसे फेस करेंगे, कैसे बोलेंगे, कहाँ कहाँ आप गलती कर गए। और अगले दिन जब वीडियो बना नरेंद्र मोदी का, तो थोड़ा बहुत नरेंद्र मोदी ने अपने फ्रेम को वैसे ही बदलने की कोशिश की। फ्रेंड्स तो ऐसे कैमरा नहीं पकड़ते, ऐसे कैमरा पकड़ते हैं। इससे चेहरा भी दिखता है और आवाज़ भी अच्छा आता है। और ये यहाँ से नाक दिखता है और आवाज़ भी अच्छा नहीं आता है। और यहाँ से ही बेस्ट है। थैंक यू फ्रेंड्स। हाँ, बिल्कुल ऐसे। अब दोस्तों, इस पूरे आंदोलन का जो फोकस था, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी और देश भर में जो बच्चे हों, फोकस तो धर्मेंद्र प्रधान थे, शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा चाहिए, यही सबसे बड़ी डिमांड थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो टारगेट हो रहे थे वो नरेंद्र मोदी हो रहे थे, बीजेपी हो रही थी, और आरएसएस भी टारगेट हो रही थी। और बीजेपी की जिस तरह से बदनामी हुई
या आरएसएस की जिस तरह से बदनामी हो रही थी पूरे देश में, कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर भी खलबली थी। एक तरह से आप कह सकते हैं बगावत का मूड था। बीजेपी के भीतर भी विरोध हो रहा था कि मोदी इतना डिले क्यों कर रहे हैं। और तब मुरली मनोहर जोशी, सीनियर मोस्ट लीडर बीजेपी, उन्होंने भी कहा कि मैं छात्रों के साथ हूं। और यही नहीं, मोहन भागवत वो भी समझ गए कि देश में क्या हो रहा है, माहौल क्या है, और नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके उन्होंने भी कहा कि भाई कुछ करिए। और एक उन्होंने बयान भी दिया मोहन भागवत ने कि डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन करिए। यानी तय हो गया था कि कुर्बान करिए धर्मेंद्र प्रधान को, इन बच्चों से निपट नहीं पाएंगे आप। समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है, डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन। अब दोस्तों, इस आंदोलन से, जेन-ज़ी के इस आंदोलन से कुछ बातें बड़ी क्लियर हो रही हैं। मोदी कई बार झुके इन 12 सालों में, ऐसा नहीं पहली बार झुके। जैसे मी टू जब आंदोलन चला, जब महिलाओं ने पूरे देश भर में कहा कि किस तरह से उनके साथ उत्पीड़न करते हैं उनके बॉसेस, तब मोदी को उस मी टू आंदोलन में, जब सारी महिलाएं सरकार के भी खिलाफ हो रही थी, माहौल खिलाफ था, तो एमजे अकबर जो विदेश राज्य मंत्री थे नरेंद्र मोदी के, एमजे अकबर पत्रकार रहे मशहूर, उन पर भी चार्जेस लगे मी टू के। और उस महिलाओं के प्रेशर में मोदी को इस्तीफा लेना पड़ा। एमजे अकबर पहले मंत्री थे जिसका इस्तीफा मोदी ने लिया था। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, महीनों चला, 600-700 किसान शहीद हो गए, मोदी पर असर नहीं पड़ा। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन शहरों से निकलकर दिल्ली में केंद्रित होने लगा और प्रदेशों में जाने लगा और चुनाव आने लगे, मोदी जी को लगा कि ऐसा ना हो जाए कि कुछ राज्य उनके हाथ से निकल जाएं। और तब मोदी जी झुके और उन्होंने काले कानून, 3 काले कानून वापस लिए। लेकिन दोनों बार जब मोदी झुके तो इतनी फजीहत नहीं हुई थी, इतने मीम्स नहीं बने थे, इतने लतीफ़े नहीं बने थे, इतने कार्टून्स नहीं बने थे, इतनी आप कह सकते हैं कि उनको गालियां नहीं दी गई थी, इतनी चीख पुकार नहीं हुई थी, जितनी बदनामी मोदी की इस जेन-ज़ी ने कर दी है, ऐसा मुझे लगता है किसी प्रधानमंत्री के साथ अब तक नहीं होगा जो मोदी के साथ हो गया जब वो सत्ता के शीर्ष पर है। अब दोस्तों, देश के जो बड़े नेता हैं, राजनेता हैं या फिर पत्रकार हैं, इनका मानना है कि कहीं ना कहीं मोदी का जो मिजाज था, तानाशाही मिजाज था या जो अहंकार था, वो इस आंदोलन ने उसको चूर कर दिया है। साख जो है कहीं ना कहीं तार तार हुई है। और बहुतों का कहना है कि नरेंद्र मोदी के लिए अब आने वाला जो सफ़र है, आगे का जो सफ़र है, यानी 2027, 28 और फिर 2029, ये सफ़र बहुत मुश्किल होने वाला है। यानी कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा झटका है जो 2029 में मोदी को महसूस होगा। सुनिए यशवंत सिन्हा को, सुनिए, पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री और मोदी जी के सीनियर बीजेपी में यशवंत सिन्हा। पूरी सरकार के लिए और खास करके मोदी जी के लिए, और जैसा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इसका असर भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी पड़ेगा, और अभी जो खामोश हैं लोग, वो डॉक्टर जोशी की तरह और ज़्यादा मुखर होंगे, पहले पार्टी की मीटिंग्स में और फिर बाहर। और दोस्तों, सच्चाई यह है कि राजनीति में सबसे खतरनाक क्षण वो नहीं होता जब विपक्ष हमला करता है, बल्कि सबसे खतरनाक क्षण, लम्हा वो होता है जब जनता सवाल पूछना शुरू करती, जब जनता सड़कों पर आती है। और ये जो जनता है, ये तो 14 साल से लेकर 29 साल की है, जिसने ना सिर्फ मोदी को घेरा, नाक में दम कर दिया है। और आप कह सकते हैं कि इससे बड़ा सबक अब तक किसी ने मोदी को नहीं दिया जो इन बच्चों ने दे दिया। तो दोस्तों, ये थी जेन-ज़ी की ताकत, बच्चों की ताकत, जिन्होंने बड़ों को रास्ता दिखाया कि मोदी से कैसे निपटा जा सकता है, और निपट के दिखाया भी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और एक छोटी सी गुजारिश आखिर में कर रहा हूँ कि अगर इस चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए कि वो भी इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो आवाज़ है आपकी हौसला अफजाई से ही आप तक पहुँच रही है। और हाँ, अगर आप बेल आइकॉन दबाते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, स्पेशल स्टोरी में। तब तक के लिए नमस्कार।